नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की रात कयामत की रात बनने जा रही है उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्ता को ही सियासत का मूल मंत्र समझ बैठा था, उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्ता को क्रोनी कैपिटलिज्म यानी चापलूस पूंजीवाद का सबसे बड़ा अड्डा बना रखा था, और उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्ता के पैरों तले जनमत को रौंदने की ऐसी मानसिकता विकसित कर ली थी जिस मानसिकता के इर्द गिर्द खेतों में फसलें उगे ना उगे, सड़कों पे लोहे की कील उगाने का नायाब करिश्मा आजाद हिंदुस्तान में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आजादी के 70-75 साल बाद लोगों ने देखा था। कयामत की रात इसलिए भी क्योंकि मोदी युग के अवसान का सबसे बड़ा संकेत 8 अक्टूबर की तारीख देने जा रही है। 8 अक्टूबर की वो तारीख जिस तारीख को वो जिन दो राज्यों के सहारे दिल्ली में सत्ता और सत्ता के नैरेटिव को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के लिए खाद पानी मुहैया कराने के लिए जिन टूल का इस्तेमाल हुआ, उन सारे टूल्स को एक झटके में खत्म कर देने की जो पूरी कवायद इस दो राज्यों की जनता ने की है, असर उसका बचे हुए दो राज्यों यानी महज चंद हफ्तों के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिखने जा रहा है। कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए वोटों की काउंटिंग है, और हरियाणा जम्मू कश्मीर के लिए जब वोटों की काउंटिंग हो रही है तो याद रखिए, एक ने किसानों को रोकने के लिए, महिला पहलवानों के आंदोलन को कुचलने के लिए और इन सब से आगे बढ़कर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को जनता के बीच जमीन तक पहुंचाने वाले राज्य के जनमत को चुनावी हिंदुत्व के सहारे उसके सांप्रदायिकीकरण की कोशिश करने वाले राज्य, कोशिश करने की परिस्थितियों का निर्माण करने के का जो सपना लोगों ने पाल रखा था, उन सपनों के ऊपर बर्फ डालने के लिए अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि की तारीख ही जनता ने तय कर रखी है, जनता ने मुकर्रर कर रखी है, तो भला कौन नियति को टाल सकता है। कल जेपी की पुण्यतिथि है, 8 अक्टूबर है, लेकिन क्या यह पुण्यतिथि भारतीय राजनीति में, आधुनिक दौर में बहुतों के सियासत के खात्मे की तारीख बनने जा रही है? कई सारे मुद्दे हैं। हरियाणा का चुनाव सिर्फ एक छोटे राज्य का चुनाव नहीं था। हरियाणा का चुनाव दिल्ली को प्रशासनिक किले में तब्दील कर देने, एक ऐसे लोकतंत्र के दौर में किले में तब्दील करने की कोशिश जिसमें सिर्फ तंत्र दिखाई देता था और लोक गायब हो गया था। लोग तो उसी दिन गायब करने की कोशिश हुई थी जिस दिन किसान आंदोलन पर सरकार ने रोल बैक करने का फैसला किया, और उसके बाद से जब एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले को लेकर किसान इकट्ठे होने लगे तो दिल्ली बॉर्डर छोड़िए, हरियाणा बॉर्डर के अंदर भी किसानों को न तो आंदोलन करने दिया गया, ना ही दूसरे राज्यों के किसानों को हरियाणा के अंदर घुसकर दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने दिया गया। कल का दिन मुद्दों के साथ बहुतों के लिए लोकतंत्र के उत्सव का दिन हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वो राज्य जहां धारा 370 के मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा भौकाल क्रिएट किया गया, इतना बड़ा नैरेटिव बनाया गया, और ऐसा लगा जैसे धारा 370 भारत के संविधान की धारा नहीं, कोई बहुत बड़ा गलत काम हो गया हो। धारा 370 आजाद भारत के हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज भी भारत के संविधान में धारा 370 का वजूद बरकरार है, लेकिन धारा 370 का वजूद बरकरार होने के बावजूद इसे निष्प्रभावी करने के लिए इसके एक सेक्शन को, एक खंड को जो किनारे रखने की कोशिश हुई, ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हुई, उसके बाद ये पहला चुनाव धारा 370 और राज्य के स्टेटहुड को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर देने की जो दिल्ली की मंशा रही, उस मंशा को कामयाब बनाने के बाद जनता के बीच जाने से डर रही सरकार ने 5 सालों तक जनता को खुद मुख्तारी से अपनी राज्य सरकार चुनने से वंचित रखा, और जनता ने जिस तरह से भारत के संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए 5 सालों तक बड़े धैर्य के साथ इस दिन की प्रतीक्षा की, वो दिन भी कल आ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग 370 के मुद्दे को जनमत सर्वेक्षण बनाकर जो वोट करने जा रहे हैं, वो दिल्ली की सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी गहरी राजनीतिक चोट हो सकती है?
किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन के मुद्दे को कुचलने की कोशिश जिस अंदाज में की गई, उसके लिए हरियाणा का जनमत कितना बड़ा हो सकता है, इसको लेकर गहमा गहमी अभी से तेज है। अभी से गोदी मीडिया भी बदल चुका है। गोदी मीडिया मोदी की जगह नड्डा की फोटो लगाने पर विवश हो रहा है। जहां भाजपा जीतती है वहां मोदी की फोटो, जहां भाजपा हारती है वहां नड्डा की फोटो। नड्डा जी बेचारे इसी काम के लिए बने हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और पार्टी के स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी भी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं के पास है। लेकिन जो जिम्मेदारियां इस देश ने तकरीबन 10.5 साल पहले नरेंद्र मोदी को दी थी, अब वो युग के अवसान का वक्त क्या करीब आ गया है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने सत्ता में 23 साल पूरे कर लिए हैं। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने सत्ता में आने के पहले चुनाव जीतने की बात छोड़िए, जिंदगी में कोई चुनाव तक नहीं लड़ा था, बिल्कुल राबड़ी देवी वाले अंदाज में मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिए गए थे। 7 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 23 साल पहले 2001 में 23 साल पूरे हो गए नरेंद्र मोदी के। लेकिन क्या 23 साल के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जनमत ने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक अवसान की भूमिका तैयार कर ली है? दरअसल नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उत्थान के पीछे गुजरात के सांप्रदायिक बवाल को 2002 के चश्मे से अगर देखने की कोशिश करें तो उसके बाद जो कथित हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाने की कोशिश हुई, उस हिंदू हृदय सम्राट में इस देश के 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, मोदी जी का भाषण और चुनावी हिंदुत्व की मलाई इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ जाकर लगती दिखाई दी तो आम जनता की आंखें खुलने लगी। और जब आंखें खुलने लगी तो 400 पार का नारा 240 पर आकर सिमटने भी लगा। आंखें खुलने लगी तो हरियाणा भी फिसलता दिखा, कर्नाटक फिसल गया, हिमाचल फिसल गया, बंगाल हाथ नहीं आया, बिहार ने घास नहीं डाली और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में घुसने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। केरल और तमिलनाडु की तरफ भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जहां सोच सकती थी वहां आज की तारीख में स्थिति यही दिखाई दे रही है कि भाजपा बची कहां है। उत्तर प्रदेश तो पीडीए के रास्ते चल चुका है, बिहार मंडल पॉलिटिक्स के रास्ते पहले से है, महाराष्ट्र हरियाणा यदि छूट रहा है तो क्या भाजपा द्वारका से पुरी तक बची हुई है? क्या यही नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक साम्राज्य के रूप में एक ठिकाने की तरह बचा हुआ है? केवल 4 राज्य, और वो 4 राज्य जहां केवल 87 लोकसभा सीटें हैं। द्वारका से पुरी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम से पूरब तक भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक ताकतवर राजनीतिक हैसियत रखने वाली पार्टी की तरह दिख रही है। जहां एक छत्र राज की बात फिलहाल मानी जा रही है भाजपा के, तो केवल यही 4 राज्य है। लेकिन 1992 में आज 4 प्रदेश कल सारा देश के नारे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, वो एक बार फिर 4 राज्यों पर आकर सिमट जाए। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर एक नए चेहरे को देखने की जो कवायद है, वो कवायद अब आगे बढ़ते दिखे। 8 अक्टूबर के बाद कोई ये कहने की स्थिति में नहीं होगा कि डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास होता है। कल के बाद कोई ये कहने की स्थिति में नहीं होगा कि इस देश में संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों को, सिर्फ भाजपा शासित राज्यों को ही चीजें मिलती हैं, विपक्षी दल के शासन वाले राज्य लड़कर लेना भी जानते हैं। बस सबसे बेसब्री से प्रतीक्षा तो शंभू बॉर्डर तक सिमट चुके किसान कर रहे हैं कि आखिर शंभू बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर की दूरी तय करने में शपथ ग्रहण की तारीख का इंतजार करना होगा या शपथ ग्रहण के पहले ही, हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के पहले ही वो औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। दरअसल सियासत औपचारिकताओं के लिए नहीं, सियासत जन भावनाओं की कद्र करने के लिए लोकतंत्र में होती है। और जन भावनाओं को पैरों तले रौंद कर जब लोकतंत्र का लवादा ओढ़कर सियासत की जाती है तो होता क्या है? 3 विवादास्पद किसान कानून आते हैं, कृषि कानून, और क्या होता है? बीएसएनएल कबाड़ में और जियो
मुकेश अंबानी का जियो आसमान पर, यही होता है सरकार की कंपनी कबाड़ में। उसके बाद क्या होता है, अडानी का साम्राज्य बढ़ता जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो चुनावी हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ा, दलित, गरीब, सवर्ण, अल्पसंख्यक, इन सब के साथ भेदभाव की एक ऐसी श्रृंखला चढ़ती है जिस श्रृंखला के शिकार उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह भी होते हैं, तो उस श्रृंखला के शिकार हरियाणा का एक दलित परिवार भी होता है। उस श्रृंखला का शिकार देवरिया का एक वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति भी होता है जो पुलिस इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर राज के जमाने में चुनावी हिंदुत्व की बिसात के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं करता। बीएचयू में जो घटना होती है छात्रों की तरफ से, छात्र बनकर किए जाने वाले, और वो छात्र के रूप में बाहर से आए हुए लोग जो एक्चुअल में छात्र भी नहीं थे, वो सारी घटनाओं की बुनियाद इस चुनावी हिंदुत्व के सहारे तैयार होती है। और इसी के ऊपर विनेश फोगाट के नेतृत्व में जंतर मंतर पर जो आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन चला, नौजवानों का आंदोलन चला, और इन सब आंदोलनों की बुनियाद में जब हरियाणा आकर खड़ा हो गया, तो नरेंद्र मोदी के लिए दरी बिछाने वाले दोस्त पहले क्यों हटाए गए, ये आसानी से समझ में आ रहा है। दरी बिछाने वाले दोस्त मनोहर लाल खट्टर उनकी जगह मुख्यमंत्री बनकर नायब सैनिक क्यों लाए गए, वो सबको समझ में आ रहा है कि जब जनमत खिलाफ हो जाए, जनता कौन, ना तो कांग्रेस पार्टी देखे ना भारतीय जनता पार्टी देखे, जनता सत्ता में बदलाव की बुनियाद रखती हुई नजर आए, तो चाहे नायब सैनी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे कोई और हो, ये सारे चेहरे और सारे मुद्दे बेमानी हो जाते हैं। मुद्दे बचते हैं तो आम आदमी के मुद्दे, और जब आम आदमी के मुद्दे प्रभावी हो जाते हैं तो 48 घंटे पहले ही, प्रचार अभियान खत्म होने के 48 घंटे पहले ही भाजपा के शीर्ष लॉबी ने हरियाणा क्यों छोड़ दिया था, ये सबको आसानी से समझ में आ जाता है। हरियाणा की सत्ता जाना मामूली नहीं है। राजस्थान में पार्टी कमजोर हो चुकी है। राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री काम के नहीं निकले। हरियाणा में कल मुख्यमंत्री अपनी सीट निकालेंगे नहीं निकालेंगे, लोगों की दिलचस्पी इसमें है, लोगों की दिलचस्पी नंबर गेम में है, और लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो नई नियुक्ति होने वाली है, क्या वो नियुक्ति पर्ची से करने की हालत में नरेंद्र मोदी रहेंगे, या नरेंद्र मोदी युग के अवसान की जो इबारत हरियाणा ने अपने हाथों से वहां के वोटर्स ने लिखी है, उस इबारत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी भी अपना योगदान देती हुई नजर आएगी। इसलिए मैंने कहा आज की रात कयामत की रात है, और कल सुबह लोकतंत्र की नई सुबह आपके सामने होगी, और उस नई सुबह के लिए किसने कितने किलो जलेबी का इंतजाम किया और किसने कितने किलो लड्डू का इंतजाम किया, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि आखिर जलेबी बिकेगी या लड्डू बिकेगी, ऑर्डर किसके यहां से जा रहे हैं। हरियाणा के लोगों को बखूबी पता है कि किन किन कैंडिडेट के यहां से हलवाइयों को, मिठाई दुकानों को जलेबियों के और लड्डुओं के ऑर्डर मिल रहे हैं। बहुत जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने वाली सियासत हरियाणा में देखी गई, लेकिन जनता ने जलेबी भी खाई और राजनीतिक दलों को जलेबी खिलाई भी है। आगे आगे देखिए जलेबी का वक्त कितना करीब आता है, और इस जलेबी से आगे जाकर हरियाणा की सियासत दिल्ली की सियासत को कितना प्रभावित करने की स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।